और यहाँ पे आके हमारे साथ फ्रॉड हो गया गाइड। गुड मॉर्निंग फ्रॉम आगरा। और अब हम जा रहे हैं ताजमहल सुबह सुबह और टाइम हो रहा है 5:10 और हमें वहाँ पे तक के पहुँच जाना चाहिए था और हमें फिर से लेट। खुल जा सिम दिन हो या रात हो, गर्मी बरसात हो, मंजिल मिल जाएगी। तो जब करता हूँ सबसे पहले गूगल मैप से कहाँ के लिए ताज। आगरा की सड़कों से लास्ट टाइम ब्लॉग करते हुए आपके एजाज खान। तो सुबह सुबह का ही मूड था क्योंकि क्राउड थोड़ा कम रहता ताजमहल पे, तो इसलिए हम लोग सुबह 5 बजे जाते हैं। लेकिन फिर भी मुझे उठते टाइम हो ही गया। मुझे 4:30 बजे उठना चाहिए था और 5 बजे उठा हूँ, फिर भी 5:20 हुआ है। मैं नहाया धोया नहीं और वैसे उठ के आ गया। मैं बोला यार पूरी ज़िंदगी लगी है नहाने धोने के लिए, लेकिन ताजमहल देखने के लिए बहुत कम टाइम। शाहजहाँ वहाँ से बैठ के देखा करते थे मुमताज़ के घर को, यानी ताजमहल को। ये वाला इसे यहाँ से शाहजहाँ देखा करते थे मुमताज़ को बैठ के। वाह, और ताजमहल वो है और हम भी जा रहे हैं वहीं पर। यार अपनी बाइक होने का ना ये अलग ही मज़ा है, नहीं तो अभी तक ये जू वहीं कर रहा होता मैं। उठाया और 5 मिनट में पहुंच गया। टू व्हीलर पार्किंग, हम तो पहुंच गए ताज। अब यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि पार्किंग नहीं है। हाँ ये नॉर्थ ईस्ट साउथ पता नहीं कौन से गेट से एंट्री कर रहे हैं, मेरे को ही नहीं पता। पहले वहाँ से ऑटो तक, फिर ऑटो से यहाँ तक, फिर यहाँ से ताजमहल तक एंट्री की तरफ से पता नहीं। बहुत सारे बंदर है भाई, इनसे संभल के रहना, कभी खाना नहीं देना चाहिए। ये देखो मैं बोला आया बॉडी के ऊपर एक, ये शायद मस्जिद है यहाँ पे। और हमेशा की तरह विदाउट गाइड मैं कहीं नहीं घूमना पसंद करता, मुझे गाइड लगता ही लगता है। आपको कितना ही नॉलेज हो, लेकिन जो यहाँ पे आके प्रेजेंट आपको जो गाइड मिलता है वो ऐसे क्यों फीलिंग आ रही है कि इसके पहले भी यहाँ पे आ चुका हूँ। टिकट काउंटर, अच्छा पहले काउंटर पे टिकट, भाई सुबह इतनी भीड़ यहाँ पे। टिकट लेके बहुत सारी लंबी लाइन लगाने के बाद मुझे एंट्री मिल गई द ग्रेट ताजमहल के अंदर में। तो सबको पता है कि ताजमहल किसने बनाया है, किसके लिए बनाया है, लेकिन इस बार मेरा थोड़ा सा थॉट प्रोसेस अलग है। मेरे को आप लोगों को ताजमहल दिखाने का, मुझे आप लोगों को दिखाना है मुगल्स कितने ज़्यादा पावरफुल थे 17वीं सेंचुरी के अंदर में। इसे बनाया गया था, शाहजहाँ ने इसे बनाया था 1632 से 1652, यानी कि पूरे 22 साल लगे थे ताजमहल को बनाने के लिए। तो अब जानते हैं ताजमहल को बनाने वाले मेन आर्किटेक्ट का नाम उस्ताद अहमद लाहौरी, ये फारस के थे, यानी आज के ईरान के। और इसके अलावा और भी लोग थे। अहमद लाहौरी के अलावा भी इनकी पूरी 31 या 32 लोगों की पूरी टीम थी जिन्होंने मिलकर ताजमहल को बनाया था। मुगल्स इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि ये पूरे वर्ल्ड के कोने कोने से इनको लाया गया था। ये जो 31 टाइप के आर्किटेक्ट थे, ये वर्ल्ड के हर कोने से आए थे। उसी तरीके से ताजमहल के अंदर भी आपको अलग अलग टाइप का आर्किटेक्ट नजर आएगा, जैसे तुर्की का है, फारसी का है, इस्लामिक है और भारतीय भी है। इतना सारा कॉम्बिनेशन है ताजमहल के अंदर में। तो ये है ताजमहल का फ्रंट डोर, जहाँ पे ताजमहल बहुत बड़ा नज़र आता है, बहुत ही खूबसूरत। लेकिन जैसे आप डोर के अंदर जाओगे वो एकदम से ओझल हो जाएगा और स्टेप बाय स्टेप जब आप अंदर जाने लग जाओगे तो फिर वो अचानक से नज़र आएगा ताजमहल, जो कि एकदम से आपको नज़र आएगा छोटा सा। तो ये अद्भुत नज़ारा था और इसे कहते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन, जो कि पहले बड़ा दिखता है और फिर बाद में जाके छोटा हो जाता है। तो ताजमहल को बनाते समय इतनी बारीक बारीक डिटेलिंग का ध्यान दिया गया था और ऑप्टिकल इल्यूजन को, नज़र के धोखे को इतने अच्छे तरीके से मुगलों ने यूज़ करा था। तो शाहजहाँ ने इतना खूबसूरत इमारत किससे इंस्पायर होकर बनाया था? मुगल्स के दौर के अंदर वैसी बहुत ज़्यादा खूबसूरत इमारतें बनी हुई थी, जैसे कि पहला इंस्पिरेशन था शाहजहाँ का, वो था दिल्ली के जामा मस्जिद का, और दूसरा उनके परदादा यानी कि हुमायूं के मकबरे से, और तीसरा जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करा था वो है लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वो वहाँ पे जाके देख सकते हो।
और आप लोगों को ये वीडियो देखना चाहिए जो है इंडिया का फर्स्ट मार्बल स्टोन जो है कि मांडू के अंदर, और वो आपको इस वीडियो के अंदर देखना चाहिए। वो है ये आर्किटेक्चर हमद लाहौरी, शिवराम हीरा। ये वो आर्किटेक्चर्स रहे हैं जिन्होंने इस इमारत को देखकर फिर ताज को आर्किटेक्ट किया था। तो शाहजहां ने ताज बिल्ड करने से पहले उनके अफगानी शिल्पकारों को मांडू पहुंचाया, उन्होंने इसका विजिट किया और फिर ताज को बिल्ड किया। जैसे आप देख रहे हो ताजमहल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, उसकी खूबसूरती उनके पत्थरों के अंदर है। देख सकते हो ताजमहल कितना ज़्यादा खूबसूरत है और पूरा का पूरा वाइट है। इसको बनाने के लिए भी बहुत ही खूबसूरत पत्थरों का यूज़ किया गया और वर्ल्ड के हर कोने से पत्थर बुलाया गया है। ताजमहल बना हुआ है पूरे तरीके से वाइट मार्बल से और राजस्थान के मकराना के मार्बल से बनाया गया है। और जूट एंड क्रिस्टल यह है चाइना से, लेपिस लेज़ी आया है अफ़गानिस्तान से, टर्किश आया है तिब्बत से। ऐसी 28 बेशकीमती जो पत्थर जो ताजमहल के अंदर लगे हुए हैं वो सब को जोड़कर ताजमहल को बनाया गया है 28 किस्म के पत्थरों से। ताजमहल को बनाने के लिए कारीगर कहाँ से आए थे, वर्ल्ड के किस कोने से आए थे। उज़्बेकिस्तान से कारीगर आए थे, इटली से नक्काशी करने वाले आए थे, इराक से कैलीग्राफी करने वाले आए थे, ईरान से जो अरबी के अंदर लिखा हुआ था वो ईरान से आए, बलूचिस्तान से पत्थरों के ऊपर जो काम करते हुए आए थे। तू जिधर भी जाए साहिबा, हाँ मिलूं वहाँ मैं तुझे। तो कल हम लोग वहाँ से इवनिंग में वहाँ पे खड़े थे और वहाँ से ताजमहल को देख रहे थे। और यहाँ से रेड फोर्ट, शाहजहाँ यहाँ से नहीं दिख रहा, शाहजहाँ कहाँ से बैठ के देखते थे तो यहाँ से नज़र नहीं, अरे कहाँ गया, यहाँ से नज़र नहीं आ रही वो जगह, लेकिन रेड फोर्ट वही है। और ये यमुना रिवर, अच्छा यमुना इतनी भर के बहती है कि और भी ज़्यादा बढ़ती है, बढ़ता है। आके तू ही सुन ले अब मुझे। सामने में देख रहे हो तक और ये ताजमहल और ये मेरी आँखों में तुम देखना, तू ही रहमत तू ही दुआ। 19वीं सेंचुरी के अंदर ताजमहल को सबसे ज़्यादा डैमेज पहुंचा क्योंकि उस समय ब्रिटिश काल का दौर शुरू हो चुका था। और कहते हैं कि ताजमहल का जो सबसे मेन गुंबद है, सबसे टॉप वाला जो हिस्सा है वहाँ पे ना सोने का गुंबद था, वो पूरे तरीके से गोल्ड से कवर था वो। लेकिन कुछ समय के बाद जब ब्रिटिश काल आया तो उसको निकाल दिया गया। और कहते हैं कि लेपिस लेज़ी जैसे जो बेशकीमती स्टोन है जो ताजमहल के अंदर लगे हुए थे उसे ब्रिटिश काल में उसे निकाल के लेके गया क्योंकि वो चांदनी रात में लेपिस लेज़ी स्टोन बहुत ज़्यादा चमकते हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता था चांदनी रात के अंदर। ताजमहल को यहाँ से देखना और यहाँ से खड़े होकर देखने में और मोबाइल में देखने में, वीडियो में देखने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और यहाँ ना इसकी अलग ही वाइब है। इंसान अपने आप को किस लिमिट तक के पुश कर सकता है वो यहीं आके आप देख सकते हो। और मुग़ल ने अपने आप को किस लेवल तक के पुश करा है वो ताजमहल को देख के आप समझ सकते हो। कोई लिमिट नहीं है इंसानों की, इंसान क्या कर सकता है। अब देखो कैसा है ना कि ये जो अरबी में लिखा हुआ है इसको समझना बहुत मुश्किल है। सूरह यासीन है कि आयतल कुर्सी क्या है, क्या भाईजान बताओ थोड़ा सा। आयतल कुर्सी भाई 10 मुँह 10 बातें होती हैं आयतल कुर्सी की। और ये तो फोटो ले लीजिए, इसका पढ़ लीजिएगा आराम से हो जाएगा। अरे कहाँ, ये लैंग्वेज ना अलग है। अब जो भी आयतल कुर्सी है या तो फिर क्या नाम है सूरह यासीन है, पता नहीं जो भी है। लेकिन अब जैसे हमारे गाइड साहब बोल रहे हैं कि वहाँ पे शाहजहाँ और औरंगज़ेब के बीच में बहस हुई है इस चीज़ को लेके, बहुत लंबी चौड़ी बहस। ये बात तो सही है, ये सूरह यासीन है पूरा लेके ऊपर से लेके नीचे तक, क्योंकि आयतल कुर्सी बहुत छोटी है। देखिए यहाँ पे यासीन से शुरू हो रहा है और वाइट वाइट लिखा हुआ है और यहाँ से पूरा ऊपर तक के जाके फिर यहाँ पे देखिए अल्फ़ाबेट्स बहुत ज़्यादा बारीक बारीक और छोटे छोटे हो गए हैं यहाँ पे। पक्का ये यासीन है क्योंकि आयतल कुर्सी होती तो इतनी छोटी नहीं होती, आयतल कुर्सी बहुत छोटी है। अरे हम मुस्लिम से बाबा, इसलिए हमें पता है इसके बारे में। अब ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 70वीं सेंचुरी यानी 1653 के अंदर जब ताजमहल कंप्लीट हुआ तो उसको कितना ज़्यादा खर्चा लगा। आप सुन के हैरान हो जाओगे। उस ज़माने में 3 करोड़ 2 लाख रुपए लगे थे और आज के हिसाब से अगर उसको कैलकुलेट किया जाए तो होते हैं 7,500 करोड़ रुपए।
इतना बड़ा अमाउंट जो था आवाम का ताजमहल के अंदर खर्च कर रहे थे, इतना ज़्यादा महंगा पड़ा। एक मोहब्बत की निशानी हमें। यहाँ शांति भी है थोड़ी सी और सुकून से बैठ भी सकते हैं। और यहाँ पे आके हमारे साथ फ्रॉड हो गया गाइड को लेके। ठीक है, चलता है इतना। तो अब ऐसी जगह पे आते हो तो ये सारी चीज़ें चलती है और उस चीज़ को थोड़ा सा ऊपर नीचे लेके चलना ही चाहिए हम लोगों को। वहाँ पे आयतल कुर्सी नहीं लिखी है, वहाँ पे लिखा हुआ कन्फर्म यासीन लिखी हुई है। वहाँ पे यासीन लिखी हुई है। और जैसे यहाँ पे एक मिथ है कि लोग यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बता रहे हैं कि औरंगजेब और शाहजहाँ इन लोगों के बीच में इसको लेकर बहस हुई थी। औरंगजेब चाहते थे कि ताजमहल के अपोजिट साइड में काला ताज बनाया जाए, लेकिन कल उस मैटर मैंने आपसे बात कर लिया। लेकिन अब उसमें औरंगजेब बोलते थे कि नहीं, मैं नहीं बनने दूंगा। इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं बचा था कि वो ब्लैक ताज बना सके। 75% अमाउंट पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका था। औरंगजेब ने उसको वापस रिबिल्ड करा था। सूरह यासीन जो लिखी हुई है, औरंगजेब ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि सूरह यासीन के ऊपर से पानी बहते हुए नीचे आता था और फिर वो उस समय के जो कारागिर वगैरह थे और ये सारे जो लोग होते चलते फिरते हैं तो वो पानी इनके पैरों में जाता था। तो उसके वजह से औरंगजेब ने बोला कि नहीं बनाने दूंगा। आज पता है कि अंदर से वो निकल के नहीं आ रहा मेरा ब्लॉगर, तो डेड हो गया वो। जो बोलना चाह रहा हूँ साला वो ज़बान से बाहर ही नहीं आ रहा मेरे। चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन लगाते हैं। यहाँ पे कम से कम डेली के 40,000 50,000 लोग ताजमहल को देखने के लिए आते हैं। 50 रुपीज़ टिकट होगी, 50 इंटू 50,000 कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो शाहजहाँ और मुमताज़ है उनकी जो कब्र देखना चाहते तो उसके 200 रुपये और अलग थे। तो 50,000 इंटू 200 वो भी कर लीजिए और टोटल कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए कितना होता है टोटल। इतना बड़ा अमाउंट डेली यहाँ पे रिनोवेट होता है पैसा। तो मुग़ल ने हमारे लिए ये छोड़ दिया। और ऐसा यहीं का नहीं है, ताजमहल का सॉरी रेड फोर्ट का भी वैसे ही है। फिर उसके बाद मोस्टली जितने भी मुग़ल एम्पायर रहे और जितने जहाँ मुग़ल लोगों ने बना के छोड़ के गए हैं, मांडू के अंदर देख लो। फिर उसके बाद हम यहाँ पे है, फिर उसके बाद दिल्ली में है। तो डेली का इतना बड़ा कलेक्शन जाता है यहाँ पे। तो ये मुग़ल्स ने हमारे लिए ये छोड़ दिया है। और ऐसा सिर्फ इंडियंस नहीं है, और इंडिया के बाहर के लिए उन लोगों के लिए और एक, जैसे हम लोगों के लिए एंट्री फीस होती है 50 रुपीज़, उन लोगों के लिए डायरेक्ट 200 रुपये की है। इंडियन से ज़्यादा टूरिस्ट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। तो ये थे मुग़ल और मेरी ये सीरीज़ द मुग़ल्स यहीं ख़त्म होती है। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मेरी एक और चीज़ ऐड होगी। और बस यहाँ से ख़त्म करते हैं और अब यहाँ से सीधा घर ही जाएंगे, कहीं नहीं रुकने वाले। एक तो लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।